प्रदीप अपनी बुआ का इकलौता भतीजा था। भाई की मौत के बाद बुआ ने उसे भाई की तरह ही माना। भाई ना रहे ना पापा, लेकिन प्रदीप को देखकर लगता है कि अब जो है यही है। अरे दीदी, क्यों परेशान होती हो? वो भी तो तुम लोगों को कितना मानता है। हाँ भाभी, वो तो भला हो पापा का, जो गरीब घर से तुमको ले आए, तभी तो तुम तमीज़ से रहती हो। नहीं तो भाई की शादी के बाद तो मानो माई का लड़कियां भूल ही जाती है। बुआ जी की आदत थी हर बात पर धीरे से ताना मारने की, तो मार दिया। फिर एक रोज, सुनते हो प्रदीप की पापा, एक लड़की है, प्रदीप को पसंद है। बोलो तो उसके माँ बाप को बुला लूं शादी की बात करने के लिए। अरे ऐसे कैसे? कौन है लड़की, क्या करती है, किस जात बिरादरी की है, सब पता तो कर लो। फोटो देखी थी, सांवली सी थी, पर सुना है पढ़ी लिखी और समझदार है, और कोई सरकारी नौकरी भी कर रही है। यह तो बहुत अच्छा है, फिर बुला लो। लड़की सुमन के माता पिता आते हैं। सामने खड़ा होता है प्रदीप, सुंदर सलोना सा प्रदीप और सांवली लेकिन काफी समझदार सी दिखने वाली सुमन। हमें तो रिश्ता मंजूर है जी, भाई मानना पड़ेगा। क्या पसंद है मेरे बेटे की? बेटी, मैं तो हैरान हूँ कि तुमने इतने अच्छे नंबर से अपनी अब तक की पढ़ाई पूरी की है। जी हाँ अंकल, वो क्या है ना, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। सभी आपस में बात करके शादी पक्की कर देते हैं। शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद हाय रे दीदी, मैंने तो जब इस सुमन को मंडप में देखा तब से रो रही हूँ। ना आपके वक्त किसी ने मेरी सुनी और ना ही मेरे प्रदीप के वक्त। हाय रे, पैर तो देखो कितने काले, कितने काले, हाय हाय हाय। वो क्या है ना बुआ जी, बहुत दिनों से शादी की तैयारियों में बाजार आने जाने में पैर गंदे हो गए। मैं पेडिक्योर करवा लेती हूँ। माना बहू, पैर की करवा लो की, लेकिन मुंह का क्या करोगी? उसका भी कुछ करवा लो। तभी ससुर आ जाते हैं। सुमन बेटा, कहाँ हो बेटा? मैं यहाँ हूँ पापा जी, क्या हो गया? अरे बेटा देखो, कल तुम्हारी जो विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस थी ना, उसकी फोटो आज पेपर में आई है। देखो बहन, तुम भी हमारी बहू कितनी लायक है। अरे क्या लायक, क्या तारीफ करें। प्रदीप के साथ तो खड़ी ऐसी लगती है जैसे चांद के साथ काला दाग। अरे हम तो रो ही दिए थे भाई साहब जब देखे थे इसको सामने से। सुमन को बुआ की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता कि उसकी बुराई हो रही है। वो तो अपनी ही दुनिया में खुश होती है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद, क्या भाभी, बड़ी खुश दिख रही हो? अब तो फ़ोन भी नहीं करती हो। अरे काली पीली बहू है तो ये नखरे हो रहे हैं आप लोगों के। अगर कोई सुशील सुंदर से आ जाती तो न जाने क्या हाल होती। वैसे बात क्या है, लड्डू की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे दीदी, चलो अच्छा हुआ कि आप आ गई। वो क्या है ना दीदी, सुमन पेट से है, जल्द ही तुम बुआ दादी बन जाओगी। सुमन, जो कि अब घर में रहकर बच्चे के होने का इंतजार कर रही थी, बुआ सास के पैर छूती है। उसके हाथ में किताब होती है। क्या बात है बहू, देख तुझे तो मैंने जैसे तैसे अपना ही लिया, वरना मेरे भतीजे के लिए ना गोरी गोरी सुंदर लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। बेटा अब कम से कम बच्चा तो मेरे प्रदीप जैसा ही हो, तेरे परिवार पर ना जाए बस। क्यों बुआ जी, क्या चेहरा मोहरा ही सब कुछ होता है? और क्या, सुंदर लोगों की पूछ होती है हर जगह, वरना तेरे जैसे को कौन पूछे। बहू कुछ कहने ही वाली होती है कि ससुर चुप रहने का इशारा कर देते हैं। बहू कमरे में जा रही थी कि बुआ सास, और हाँ, हम लोगों की घर का रिवाज है, बहुएं पूरे प्रेगनेंसी में यानी कि होने वाली माँ ज़मीन पर सोती है, लेकिन ना तेरी सास यानी कि भाभी ने माना, और अब पक्का है कि तू भी नहीं मानेगी। अच्छा भैया चलती हूँ। वो क्या है ना, मेरे दोनों बेटे खाना खाने के लिए बैठे होंगे। कोई तुम लोगों के घर जैसी बहू तो है नहीं हम लोगों के घर।
बुआ सास हमेशा की तरह आकर 4 बात सुनाकर चली जाती है। बहू सास की ओर देखे और सास पति की ओर। बेचारे करते ही क्या, बहन भी अपनी और पत्नी भी। खैर, अब बुआ सास का कहर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, ये लो भाभी, मेरे बेटे रकुल की शादी हो रही है, कार्ड रखो और ये केसर भी। सबको तो हम लोग कार्ड के साथ बादाम बांट रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारी बहू काली सी है तो सोचा केसर दे दूं, क्या पता शादी तक शक्ल थोड़ी ठीक हो जाए। क्यों बहन, जब भी मुंह खोलोगी तो गंध ही बकोगी। मेरी बहू हमारा सम्मान है, समझी? हाँ दीदी, हर वक्त कोसना ठीक नहीं है। वैसे कहाँ शादी कर रही हो बेटे की? ये तो मुझे भी नहीं पता, बस ये है कि लव मैरिज है। देखते हैं कब मिलवाता है मेरा बेटा मुझे होने वाली बहू से। विदेश से आ रहा है कल, बहू को साथ लेकर, तभी तो मैं भी देखूंगी ना। अच्छा, तो विदेश से शादी करके आ रहे हैं देवर जी, वो भी देवरानी लेकर आ रहे हैं। अच्छा है, फिर तो ये शादी का कार्ड नहीं, पार्टी का कार्ड होगा बुआ जी, क्यों? हाँ हाँ, जो समझो। बस जैसे पता चला कार्ड बनवा लिया, आना सब ज़रूर। चलती हूँ, घर पर काम लगा हुआ है। बुआ सास चली जाती है। माँ जी, लाओ, सारा केसर मैं अभी ही पी जाती हूँ दूध में डालकर। हाँ, क्यों नहीं बहू, सुबह तक तो तू दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगी। हाँ माँ जी, फिर कम से कम बुआ जी की फिरंगी बहू के सामने खड़ी होने लायक तो रहूंगी मैं। सास बहू अब बुआ सास की बात पर हंसी ठिठोली करने लगती है। ससुर भी खुश होते हैं कि कम से कम बहू बुरा मानने वाली तो नहीं है। अगले रोज, अरे दीदी के घर चलना है आज, उनकी बहू आने वाली है ना। बहू तैयार हो गई क्या? बहू जो कि बिल्कुल तैयार नहीं थी। ना माँ जी, मैं तो नहीं जाऊंगी, बोल दीजिएगा तबीयत खराब थी मेरी। अरे क्यों बहू, भली चंगी तो है। वो क्या है ना पापा, वैसे तो ये कभी नहीं ऐसी बातें सोचती, लेकिन इसे डर लग रहा है कि फिरंगी बहू के सामने कहीं बुआ जी ने इसके दबे रंग का मजाक बना दिया तो, इसलिए ये जाना नहीं चाहती। अरे हाँ, ऐसे ही मजाक बना देगी। मेरी तो इन लोगों ने खूब बुराइयां की, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, सहती रही। लेकिन मेरी बहू को कुछ कहेंगी ना तो बचेंगी नहीं, मैं भी सुना दूंगी। अरे मैं तो जानती थी गोरी चमड़ी के पीछे दीदी इतनी पागल है कि बेटा शादी पहले ही कर चुका है, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगी, ना ही बहू की फोटो देखी। इन्हें तो बस यही पता है कि बहू फिरंगी है। माँ, उनका कल्चर अलग होता है, भारत में कैसे रहेंगी वो? भारत में तो रह भी लेंगी, लेकिन दीदी के साथ कैसे? उसे भी केसर देगी और गोरी हो जाए। खैर, सारे तैयार होते हैं और बुआ सास के घर जाते हैं, जहाँ बुआ सास आ गए भैया भाभी, आओ आओ आओ। रकुल की फ्लाइट भी ना लैंड कर गई है, आता ही होगा मेरी गोरी बहू को लेकर। ये बोलकर वो भाई की बहू की ओर देखती है। ये रंग थोड़ा ठीक सा ही लग रहा है तेरे पर बहू। वैसे मेरी फिरंगी बहू को देखना, कैसे दूध की तरह चमक रही होगी। अरे वो तो कोई भी रंग पहन लेना, सब जज जाता है उस पर। हाँ दीदी, तो मेरी बहू क्या काम है किसी से? अरे बड़े बड़े लोग ना पानी भरते हैं इसके दिमाग के सामने। नाम है शहर में मेरी बहू का, कमाई भी अच्छी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई नखरे नहीं, वरना जितना दीदी आप उसको रंग का और व्यवहार का सुनाती है ना, कोई और बहू होती तो मायका आना बंद करवा देती आपका। क्या जी? शादी में आई चाची सास। और क्या, ये तो इन लोगों के घर की प्रथा है, बहुओं को तो कुछ समझते ही नहीं है। वैसे भी हम लोगों ने तो निभा लिया, लेकिन आजकल की बहुएं इतना सुनकर भी शांत है, ये बड़ी बात है। अरे चलो भी, कैसे कैसे घर से बहुएं लाए हम लोग, ये तो भला करो आप लोग। वैसे भगवान ना सब देखता है, तभी आगे से ऐसी बहुएं आई हैं।
अभी मेरी बहू को देखना, देखते ही रह जाओगी। तभी गेट से आवाज आती है फूफा जी की। और भाग्यवान कहाँ हो? सभी औरतों को आरती की थाली लेकर गेट पर ले आओ, रकुल आ गया है बहू को लेकर। चलो आरती की थाली लेकर, और हाँ, कोई भी मेरी बहू को नजर नहीं लगाएगा। जैसी बहुएं खुद के पास है उसी में रहो, मेरी वाली को देखकर जलना नहीं। हाँ। बुआ जी की बात सुनकर मन तो किसी का नहीं होता, लेकिन करे क्या। बुआ जी सबकी शादी ब्याह में खड़ी हुई थी तो उन लोगों को भी होना पड़ा। लेकिन ये क्या, जैसे ही सब गेट पर गए, सामने थी बुआ जी की बेटा और बहू। लेकिन जब सबकी नज़र बहू पर पड़ी तो सही बोल रही थी दीदी, भगवान सबको कर्म का फल देता है। सबकी बहू की बहुत मीन नेक निकालती थी ना, ये देखो क्या मिला आपको। दरअसल बहू फिरंगी तो होती है, लेकिन साउथ अफ्रीकन होती है। मोटी काली घुंघराले बाल और मोटे मोटे होठ। हाय रे बेटा, तूने तो कहा था कि बहू फिरंगी है। हाँ माँ है तो। क्या हो गया? बुआ बहू को देखते ही बेहोश। दिशा का परिवार बहुत ही प्रगतिशील सोच रखता था। सास बहू पति सब मस्ती से रहते थे। लेकिन एक बार, अरे दीदी, इतने सालों बाद कहाँ चली गई थी आप? पता है कितने परेशान से हो गए थे हम लोग। अरे क्यों ऐसा कहा? कौन सा किसी के साथ भाग गई थी मैं? वो तो भोले ने कहा आ जाओ तो चली गई मैं। तभी मासूम सी बहू भी आ जाती है। भोले कौन माँ जी? फूफा जी का नाम है क्या? ओ तो ये है बहू, बच्ची उठा लाए तुम लोग तो। अभी तो इसकी खाने पीने की उम्र है भाई। तो चले खेलने बाल लंगड़ी टांग। बहू, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर की बहू बने, लेकिन तुमने तो दांत दिखाना भी शुरू कर दिया है। कैसी बात करी हैं बुआ जी? 4 साल हो गए मेरी शादी को। सास समझ जाती है कि हर बात को क्लियर करने वाली बहू कहीं बुआ सास से पंगा ना ले ले। ये सोचकर वो बहू से कहती है, अब जाकर चाय बना ला बेटा। बुआ जी परेशान होकर आई है ना, कम से कम तो कम बोल बहू। अंदर जा बेटा। हाँ 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 भाभी, कुछ तो सिखाओ बहू को। बच्चों को तो कोई खास शिक्षा दी नहीं, अब बहू को भी मन मर्जी का बना लो। क्या दीदी, बात तो कर रही हूँ ना, क्यों परेशान हो रही हैं आप? बहू अंदर चली जाती है। शाम होते होते बहू की तबीयत खराब हो जाती है और वो सो जाती है। अरे संध्या का वक्त है, बहू जोत बत्ती करेगी या नहीं? अब वो क्या है ना दीदी, जोत बत्ती की जिम्मेदारी मेरी ही है। अब घर के बूढ़े बुजुर्ग ही तो भगवान को संभालेंगे ना। ये बच्चे घर का काम ही कर ले, वही बहुत है। बच्चे? कौन बच्चे? तेरी बहू के बच्चे काम करने लायक हो गए क्या है? अरे नहीं नहीं, बहू को ही बच्चा बोल रही हूँ मैं। वो क्या है ना, रसोई संभाल लेती है, वो घर मैं संभाल लेती हूँ। चल पड़ती है गृहस्थी की गाड़ी, सबके साथ, सबके विकास के साथ। बड़ी आई, ना साथ दिख रहा है ना विकास। उतने में विकास आ जाता है, जो कि उस घर का बड़ा बेटा है। बहू का पति और सास का बेटा। अरे वो देखो, विकास आ गया। विकास आजा बेटा, बुआ के पास बैठ जा। हाँ बेटा बैठ जा। और बता, कैसी चल रही है तेरी नौकरी चाकरी? सब ठीक तो है ना? हाँ बुआ जी, लेकिन आप इतने साल से कहाँ चली गई थी? सब कितने परेशान है पता है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब जानती हूँ मैं। वो क्या है ना, ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने के लिए चली गई थी मैं। तभी बहू आ जाती है, अलसाई सी ऊँघते हुए। ए जी कब आए आप? रुकिए मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। रुक जा, पहले हाथ मुंह पैर धो, फिर जाना किचन में। घर को शुद्ध करके रखना जरूरी है, और खुद को भी। हाँ लेकिन मैं तो अपने कमरे से आई हूँ। तो क्या बिस्तर पर कैसे कैसे पैर रखकर चढ़ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब तो पता है तुझे। जा जाकर हाथ धो, और हाँ, मेरे पैर ना छुआ कर बार बार गंदे हाथों से।
ये बोलकर वो विकास की पीठ पर हाथ फेरने लगती है। तुझे देखती हूँ तो पापा और भैया की याद आती है। तू तो मेरे गले लग जा बेटे। पर बुआ जी वो तो बाहर से आ रहे हैं, और बाहर तो अरे बहू जा जाकर ना हाथ पैर धो कर आ, चाय लेकर आ। बहू समझ जाती है कि सास उसे कह रही है कि बेटा 2-4 दिन की बात है, झेल ले, फिर ये भी चली जाएंगी। बहुत चपर 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 जबान खुलवा दी है तुम लोगों ने इसकी। अरे इतना कौन बोलता है जी। खैर हम लोगों को क्या है, जीवन भर तुम लोगों को ही झेलना है ऐसी बहू। बेटा किसे ब्याह लाया तू। विकास भी चुप रहता है। उसे बुआ की आदत पता होती है कि कोई भी बात उन्हें बुरी लगी तो बुआ घर आना जाना सब छोड़ देगी। उधर बहू की तबीयत खराब हुए 3 दिन हो जाते हैं। एक दोपहर, बहू आ बहू, जरा बुआ जी के लिए खाना तो लगा दे बेटा। हाँ माँ जी ला रही हूँ। वैसे मुझे ना बहुत नींद आ रही है, कमर भी दर्द के मारे कटी जा रही है। हो सके तो आप ही लगा दीजिए ना खाना। अच्छा बहू ठीक है, मैं ही रोटी सेक देती हूँ, तो आराम कर ले। वैसे भी अभी तो सास के शब्द पूरी तरह से जबान तक भी नहीं पहुंचे थे कि बुआ सास जोर जोर से चिल्ला पड़ती है। अरे चलो, हम ना खा रहे हैं आपके हाथ की रोटी, न चावल ना खाना। बहू ही खाना बनाकर खिलाएंगी तो खाएंगे, नहीं तो रहनी दो। अरे खाना तो उसी ने बनाया है दीदी, मैं तो सिर्फ 2 रोटी सेक रही हूँ। बोल दिया सो बोल दिया, नहीं तो हम चले घर। सास फिर बहू को आवाज़ देती है और उसे ही खाना लगाने को कहती है। बहू भी समझ जाती है कि सास पर प्रेशर होगा। वो फटाफट किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। तभी सास की फिर से आवाज़ आती है। बहू वो क्या है ना, तेरी बुआ को मेरे हाथ का आम का अचार भी पसंद है, तो वो भी रख देना एक एक। बहू अचार भी रख देती है और ले आती है थाली बुआ सास के सामने और कहती है, माँ जी आप जानते हैं अभी मेरे पीरियड्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। आप प्लीज़ मुझे अब सोने दे, मेरी कमर टूट रही है। हाय रे, जैसे ही बुआ सास ये सुनती है खाने को थूक देती है। पीरियड्स? बहू तो महीने से है और ऐसी हालत में तूने मुझे ना सिर्फ खाना लगाया, इस अचार को भी हाथ लगा दिया। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। अरे बहू तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? और भाभी आप भी। हाय रे, सास को तो मानो लगता है कि क्या ही हो गया। बहू महीने से है ना कि पेट से, जो मैंने काम करा लिया तो दीदी को इतनी परेशानी हो गई। अरे दीदी पेट से नहीं, महीने से है ये, काम तो करना पड़ेगा ना, क्या सारा दिन सोती रहेगी? अरे महीने से है, अछूत दूर रखो इसे। खुद का तो कोई दीन ईमान नहीं, ऊपर से हम लोगों को भी अपवित्र कर रही है। पता नहीं कैसे कैसे माँ बाप होते हैं जो लड़की को बिना पढ़ाए सिखाए भेज देते हैं। अरे भेज क्या, मर देते हैं किसी के सर पर। बहू बहुत दुखी हो जाती है। शादी के बाद से वो पति के प्रेम में ही अपने ससुराल में रह रही होती है, उस माँ बाप को छोड़कर जिसने उसे पलकों पर बिठाया। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, लड़की को ये करना ही होता है। हाँ माना दीदी कि उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया कि महीने में किचन में नहीं जाते, लेकिन कभी मैंने भी तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया ना। अरे दीदी मैंने ना ये वहम कभी पाला ही नहीं कि ऐसे में घर की चीज़ें ना छुए। मैं इकलौती थी, मेरी सास ने कुछ नहीं कहा, वो भी इकलौती है तो उसकी सास ने भी कुछ नहीं कहा। और कल को मैं मर जाऊं तो क्या मेरा विकास भूखा रहेगा? क्यों? इस घर की तो ये परंपरा है ना कि घर के लड़के काम नहीं करेंगे। जिसको मेरी सास ने बताया वो तो भला हो मेरी बहू का, जिसने खुद ही सारा संभाल लिया। ना मुझे कुछ करने देती है ना मेरे बेटे को। रहने दो दीदी, अगर बेइज्जती ही करनी थी तो मुंह पर बोल देती, क्यों घुमाकर बात कर रही हो? माँ ने कुछ नहीं कहा तुमको, कभी भी झूठ ना बोलो। हाँ दीदी मैं यही तो बोल रही हूँ कि माँ जी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए तो मैंने भी अपनी बहू को कुछ नहीं कहा। दीदी इन बच्चों की उम्र ही क्या है, शादी हो गई तो कल की बेटी आज की जिम्मेदार बहू कैसे बन सकती है? मैं तो देखो आज तक नहीं बन पाई। ना बन पाओगी। अरे बहुओं को बेटी समझने की गलती करोगी ना भाभी तो यही होगा। महीना चल रहा है और अचार में हाथ लगा दिया। अरे हाथ धोकर ही लगाया था। वैसे भी दीदी कभी गंदे हाथ से अचार छू कर देखो, वैसे भी खराब हो जाते हैं। तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल पागल।
मैं जानती हूँ तुम क्यों बहू को इतना सर पर चढ़ा रही हो। डर रही हो कि कुछ कहोगी तो घर से बाहर निकाल कर फेंक ना दे। अरे डर डर कर जी रही हो, तभी तो सबको मनमानी करने दे रही हो। एक बार अपना फैसला सुना कर देखो। ये लोग घर से निकाल दे तो मेरा नाम बदल लेना। मैंने भी रोक टोक की थी तो बहू ने निकाल दिया। बेटे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तो भगवान का सहारा लिया। वृंदावन में रही, वहीं खाया पिया, लेकिन झुकी नहीं। तभी विकास आ जाता है। बुआ जी, तो आपको भैया ने घर से निकाल दिया था, तभी आप वहाँ ना जाकर यहाँ आए, और जो गलतियाँ आपने अपने ही घर में की अब यहाँ भी कर रही हैं। बुआ, जीवन किसी को परेशान करके नहीं, सबके साथ चलने में है, और माँ को घर से निकालने का तो हम सोच भी नहीं सकते। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं समझ गई। पुरानी सोच के साथ नई जिंदगी नहीं चल सकती।